सो वंस हमें सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज अगर पता हो और उनकी इक्वेशंस पता हो तो देन वी कैन स्टार्ट मॉडलिंग द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। सो फर्स्ट हमारे पास केस हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को अगर हम मैश एनालिसिस या केवीएल के थ्रू मॉडल करें या उसके थ्रू उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखें। सो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर है और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी है। सो इन सारे कंपोनेंट्स की प्रेजेंस में अब हम मैश एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे, केवीएल है कैसे अप्लाई करेंगे। सो मैश एनालिसिस या केवीएल को जो सा वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ या मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस भी इसको कहते हैं। ओके, सो लूप एनालिसिस के अंदर बेसिकली आपको मैशेस या लूप्स फाइंड आउट करने हैं। सो ये हमने पहले बात की थी कि केवीएल स्टेट्स के सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड अ लूप इज जीरो। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दो लूप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये इंडक्टर, फिर ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, दिस वोल्टेज सोर्स, दिस रेजिस्टेंस एंड बैक टू दिस पॉइंट। सो ये एक लूप है। ओके, सो दिस इज वन मैश और वन लूप। इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड लूप है या सेकंड मैश है। ओके, सो जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो बेसिकली हम इंडिविजुअली इन लूप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस लूप के ऊपर जो सा वो एक मैश के ऊपर केवीएल अप्लाई होगा। इसी तरह से फिर सेकंड केवीएल के ऊपर सेकंड लूप में या मैश में केवीएल अप्लाई होगा। सो रिमेंबर कि जब भी हमने केवीएल अप्लाई करना है तो केवीएल मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मींस के हमें एलिमेंट्स के वोल्टेजेस की इक्वेशंस लिखनी है। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, इन सब के वोल्टेजेस की इक्वेशन लिखनी है। सो व्हेन वी आर राइटिंग वोल्टेज इक्वेशंस इन केवीएल देन करंट विल बी द वेरिएबल। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं I1 और I2 जो सा ये दोनों करंट्स जो सा ये आउटपुट वेरिएबल्स हैं हमारे पास। सो जब हम केवीएल लिख रहे हैं तो वोल्टेजेस की इक्वेशन लिख रहे हैं एंड व्हेन वी आर राइटिंग इक्वेशन ऑफ एलिमेंट वोल्टेजेस देन करंट विल बी द आउटपुट वेरिएबल। सो इस तरह से हम बेसिकली अब केवीएल अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम जो सा वो हर जो जो जितनी मैशेस हैं हमें वो मैशेस फाइंड आउट करनी है कि कितनी इंडिविजुअल लूप्स या मैशेस हैं। सो एक हमने आइडेंटिफाई किए ये है और दूसरी ये है। सो हर मैश के अंदर डिफरेंट करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा। सो हम सबसे पहले स्टेप में आप जो सा वो हर मैश के अंदर जो है वो एक करंट स्पेसिफाई कर दें विद द सबस्क्रिप्ट और उसकी एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दें। सो फॉर एग्जांपल इसको हमने फर्स्ट मैश कहा है तो यहाँ पे हमने I1 ऑफ टी करंट स्पेसिफाई कर दिया वेरिएबल के ये करंट इस पूरी मैश के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ओके, और इसकी डायरेक्शन हमने दे दी है जी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह से सेकंड जो मैश है, सेकंड मैश के अंदर हमने कह दिया कि ये सेकंड करंट I2 जो सा वो बेसिकली ट्रेवल कर रहा है इस पूरी मैश के अंदर और इसकी भी डायरेक्शन हमने दे दी है क्लॉकवाइज। रिमेंबर कि जब भी आप मैश के करंट स्पेसिफाई करेंगे सो उन मैशेस के जो करंट्स की डायरेक्शन है वो आप सिमिलर रखें। या सारे के सारे जो सा वो क्लॉकवाइज हो या सारे के सारे काउंटर क्लॉकवाइज हो। सो इस तरह से आप चलेंगे तो उनको चेंज ना करें कि आप किसी एक करंट को क्लॉकवाइज ले लें और दूसरे को काउंटर क्लॉकवाइज ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब करंट्स की आप एक ही जितनी भी मैशेस हैं उन सब के करंट्स की एक ही डायरेक्शन को आप लेके चलें एंड देन वी कैन राइट द करेक्ट इक्वेशंस ऑफ केवीएल। अब सबसे फर्स्ट स्टेप में जब आपने करंट स्पेसिफाई कर लिए हैं उनकी डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर दिया, नाउ द सेकंड स्टेप इज टू राइट द साइंस ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू करंट। ओके, तो जितने भी ये एलिमेंट्स आ रहे हैं इन एलिमेंट्स के अब हमने साइंस लिखने हैं और फिर उसके साथ ही इनकी इक्वेशंस को भी हम स्पेसिफाई करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं किसी एक करंट की। आप ले लें तो स्टार्टिंग फ्रॉम I1। सो हम I1 से बात करते हैं। अब हमें पता है कि नॉर्मली जो वोल्टेज जो करंट है वो बेसिकली फ्लो करता है फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। सो प्लस वी इज द हायर वोल्टेज, माइनस वी इज द लोअर वोल्टेज। तो करंट जो नेचुरली जो फ्लो की डायरेक्शन है करंट की वो हमेशा फ्रॉम हायर टू लोअर वोल्टेज होता है। ओके, सो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन की तरफ जो है वो करंट फ्लो करता है। ये पॉजिटिव कन्वेंशन है। ये मतलब कि नेचुरल कन्वेंशन है। और जब भी करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा होगा तो वो बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो पॉजिटिव हम तब लेंगे वोल्टेज को जब जो करंट है वो
पॉजिटिव वोल्टेज से नेगेटिव वोल्टेज की तरफ फ्लो करेगा, मींस के नेचुरली करेक्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा. सो देन वी विल टेक दैट वोल्टेज वैल्यू एज पॉजिटिव वोल्टेज. अब हम एलिमेंट्स की जो है वो इसी सेंस के अंदर करंट की डायरेक्शन को देखते हुए इनके साइंस को जो सा वो रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल अब ये I1 करंट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है. अब जो वोल्टेज सोर्स हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज के प्लस माइनस आपको ऑलरेडी गिवन होंगे. ये आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं. तो बाकी जितने सर्किट एलिमेंट्स हैं उनके प्लस और माइनस साइन हम इन द डायरेक्शन बाय व्यूइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट स्पेसिफाई करेंगे. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम I1 करंट को अगर लेके चलते हैं तो अब I1 करंट जब इस रेजिस्टेंस में दाखिल हो रहा है तो वो आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हुआ करंट जो है वो लोअर से अपर साइड की तरफ जाएगा. मींस के जो इसके लिए जो हम जो साइन रखेंगे वो नीचे पॉजिटिव होगा और ऊपर नेगेटिव होगा. ओके, क्योंकि करंट जो है वो बेसिकली इस तरह से फ्लो कर रहा है. फ्रॉम डाउनवर्ड अपवर्ड करंट इस तरह से जो सा वो इसमें जा रहा है. तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो सा वो करंट फ्लो कर रहा है. ये कन्वेंशन हमने जेन में रख के इस रेजिस्टेंस को करंट जो प्लस माइनस के साइन है वो स्पेसिफाई कर दिए. इसी तरह से जब हम इस 3 हेनरी के इंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें जो है वो इसी I1 की डायरेक्शन में जो करंट है वो बेसिकली लेफ्ट साइड से एंटर होगा और राइट साइड पे लीव कर जाएगा. ये प्लस माइनस इस तरह से साइन इसके आएंगे अकॉर्डिंग टू I1 डायरेक्शन. ओके, इसी तरह से फिर हम 4 की ये जो शेयर्ड रेजिस्टेंस है इसकी बात करेंगे. तो इसके लिए भी जो सा वो I1, अब क्योंकि हम I1 के हिसाब से साइन दे रहे हैं तो I1 को ही देखेंगे. I1 इसमें भी जो सा वो बेसिकली ऊपर से एंटर होगा और नीचे लीव हो जाएगा. तो प्लस माइनस. ये इसकी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी I1 की. एंड सेम विल बी द साइन फॉर द दिस कैपेसिटर. ओके, I1 आप देखें तो हर एलिमेंट के अंदर जो प्लस माइनस का साइन हमने स्पेसिफाई किया है वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ I1 को देखते हुए जो सा वो स्पेसिफाई किया है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज हो, कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है. ओके, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने साइंस जो है वो असाइन किए हैं. इसी तरह से जब हम अब सेकंड मैश की तरफ आएंगे तो सेकंड करंट I2 की बात अगर करते हैं तो I2 के लिए अब जो सा वो हम एलिमेंट्स के करंट की के साइंस जो सा वो रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे. अब जो ऑलरेडी एलिमेंट्स जिनको आप जो कि शेयर्ड एलिमेंट्स है, जैसे कि ये 4 था, 4 ओहम का रेजिस्टर है और 5 फेरेड का कैपेसिटर है. इनको ऑलरेडी आप साइंस असाइन कर चुके हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू I1. इनको दोबारा साइन असाइन करने की जरूरत नहीं है. अब साइनिंग प्रोसेस में आप इनको छोड़ देंगे, इनके यही साइन रहने दें जो कि I1 के हिसाब से आपने दे दिए हैं. बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को I2 के हिसाब से आप जो साइंस हैं वो असाइन करें. इट्स 6 हेनरी के इंडक्टर के अंदर I2 करंट जो है वो भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंटर होगा. तो लेफ्ट में पॉजिटिव साइन और राइट साइड पे नेगेटिव साइन. इसी तरह से 7 ओहम का जो रेजिस्टर है इसके अंदर I2 करंट जो है वो बेसिकली अब इसी तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम आएगा. तो टॉप विल बी द पॉजिटिव साइन एंड बॉटम विल बी द नेगेटिव साइन. That's how you will assign the signs of all the circuit elements with respect to currents. जिस भी करंट को आप पहले लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से आप शेयरिंग एलिमेंट्स को डायरेक्शन उसके साइंस स्पेसिफाई कर दें. तो देन वही साइन आपके पास चलेंगे, दूसरे करंट के थ्रू आप उनके साइन जो सा वो चेंज ना करें. ओके, जो सिर्फ उस करंट डिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको आप जो सा वो सेकंड करंट के हिसाब से साइन असाइन कर दें. दैट्स हाउ यू विल बेसिकली स्पेसिफाई दी साइंस फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स. अब जब आपने साइंस स्पेसिफाई कर दिए हैं तो अब हम इन एलिमेंट्स की इक्वेशंस लिखना शुरू करेंगे. सबसे पहले ये वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 8 cos 90. ये इसकी वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई है. दीज बाकी जो सर्किट एलिमेंट्स हैं उनकी इन इक्वेशंस को हम एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं. ओके, फॉर राइटिंग द इक्वेशंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स. सबसे पहले अगर हम जो सा वो इस 2 ओहम के रेजिस्टर की बात करें, दिस 2 ओहम रेजिस्टर जब वोल्टेज अब KVL है तो हम वोल्टेजेस की इक्वेशन लिखेंगे. 2 इसकी रेजिस्टेंस है. ये वोल्टेज ऑफ बेसिकली आ गया रेजिस्टर V इज इक्वल टू IR.
So this 2 ohm resistor is basically dependent on I1 only. So this will be 2I1. Okay, so ये इसके वोल्टेज की इक्वेशन है. इसी तरह से नेक्स्ट अब हम जो सा वो 3 हेनरी का जो इंडक्टर है इसके वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे. सो इंडक्टर का वोल्टेज बेसिकली ये है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. So when I will write this equation, so this will become L is 3 and this inductor is only dependent upon I1. So इसकी equation में सिर्फ I1 आएगा. So this will be di1 by dt. Okay. इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट पे जब हम चलेंगे इस 4 ओम के रेजिस्टर के ऊपर, तो अब इसके रेजिस्टर की V इक्वल टू आई आर इक्वेशन हम लिखेंगे. ओके, और 4 इज द रेजिस्टेंस. सो इसका जब वोल्टेज लिखेंगे सो देन दैट विल बी 4. अब इसके जब करंट की हम बात करेंगे, सो दिस एलिमेंट इज शेयर्ड बिटवीन I1 एंड I2. I1 और I2 दोनों करंट के दरमियान ये एलिमेंट शेयर हो रहा है. इसमें I1 भी पास कर रहा है और इसमें I2 भी पास कर रहा है. सो दोनों की डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि वो ऑपोजिट है. ओके, I1 की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि वो डाउनवर्ड है और I2 की डायरेक्शन अपवर्ड है. सो व्हेन बेसिकली अब मैंने इसके जो किस करंट को हायर लेना है और किस को पॉजिटिव लेना है, बेसिकली इस 4 ओम के रेजिस्टर से इन दोनों करंट्स का नेट करंट जो सा वो पास कर रहा होगा, मींस के इन दोनों के करंट का डिफरेंस. सो विच करंट आई विल टेक एज हायर और विच विल टेक आई विल टेक इट एज लोअर करंट. सो बेसिकली ये है कि मैंने इसके साइन जिस करंट के हिसाब से स्पेसिफाई किए हैं, दैट current will be taken as higher current and other current will be taken as smaller current. So ये प्लस माइनस के जो साइन है इसके ये मैंने I1 के रिस्पेक्ट से दिए हैं. So I1 will be treated as when I will writing equation for this resistance, I1 will be treated as a higher current. So I1 minus I2 will be the equation for this resistance. Okay. इसी तरह से जब हम अब इस 5 फैरेड के कैपेसिटर की इक्वेशन लिखेंगे, सो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज बेसिकली दिस इक्वेशन V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रल I dt. सो यहाँ पे भी जब हम इसकी इक्वेशन की बात करते हैं तो अब इसकी इक्वेशन में जो सा वो 1/c 1/5 हो जाएगा. ओके, जो इसकी कैपेसिटेंस है एंड इंटीग्रल आई डी टी. ओके, सो करंट अगेन ये जो 5 का बेसिकली 5 फेरेड का कैपेसिटर है, तो ये I1 और I2 दोनों के दरमियान शेयर्ड है. सो अगेन अब वही चीज़ हमने देखनी है कि इन दोनों जो इस कैपेसिटर में से करंट गुजर रहा होगा वो इन दोनों का नेट करंट होगा. सो नेट करंट फाइंड आउट करने के लिए जिस करंट के हिसाब से मैंने इसके साइन असाइन किए हैं, basically that current will be the higher current, other current will be the lower current. So I1 is higher and I2 is lower current. Okay, so basically these signs are plus minus signs are due to I1. So this will be I1 minus I2 into dt. So ये इसकी इक्वेशन बनेगी इस कैपेसिटर की. Okay, so that's how we will write equations of these circuit elements. सो I1 के हिसाब से जितने सर्किट एलिमेंट्स थे उनकी जो है वो इक्वेशन पूरी हो चुकी हुई है. सो I1 इज कंप्लीट, फर्स्ट मैश इज कंप्लीट. इसी तरह से अब हम सेकंड मैश की जो सा वो जितने भी सर्किट एलिमेंट्स हैं उनकी इक्वेशंस को लिखेंगे. सो अब जब हम सेकंड मैश के अंदर आते हैं, तो सेकंड मैश के अंदर हमने देखा कि जो शेयर्ड एलिमेंट है उनकी ऑलरेडी हम इक्वेशंस लिख चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू I1. सो वी डोंट हैव टू री राइट इक्वेशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स. ओके, सो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनकी इक्वेशंस हम लिखेंगे, जो कि ये 6 हेनरी का इंडक्टर है और 7 ओहम का रेजिस्टेंस है. सो ये दो एलिमेंट्स बाकी बचते हैं सेकंड मैश में जिनके वोल्टेजेस की इक्वेशन हमारे पास नहीं है, सिर्फ उनकी इक्वेशंस लिखेंगे. एंड डोंट री राइट इक्वेशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स. ओके, सो ये यही रहेंगी, इनको हम चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ इनका साइन आ गया जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा. नाउ जब हम इस 6 हेनरी के इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका जो वोल्टेज है दैट इज V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. सो 6 इज इसकी इंडक्टेंस है L. सो इसकी इक्वेशन जब लिखेंगे तो दैट विल बी 6 एंड दिस इंडक्टर इज ओनली I2 डिपेंडेंट. इसमें से सिर्फ I2 जो करंट है वो पास कर रहा है और I1 के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है.
so this will be only I2 base, so this will be di2 by dt। so ये इसकी इक्वेशन जो सा वो होगी। इस तरह से इसी तरह से जब हम नेक्स्ट बात करेंगे इस रजिस्टर की, तो v इज इक्वल टू वाई आर, सो 7 इसकी रेजिस्टेंस हो गई, और करंट इसमें अगेन सिर्फ I2 करंट इसमें से पास कर रहा है। ओके, सो दैट्स हाउ। अब इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स की जो है वो वोल्टेजेस की इक्वेशन को स्पेसिफाई कर देंगे। तो I1 फर्स्ट मैश के अंदर भी सारे एलिमेंट्स की वोल्टेजेस की इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। ओके, और इसी तरह से हमारे पास सेकंड मैश के अंदर भी सब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनके भी वोल्टेजेस की इक्वेशन हमने लिख ली है। अब जब सब कंपोनेंट्स की मैथमेटिकल इक्वेशंस आ गई हैं, नाउ वी कैन राइट दी केवीएल इक्वेशंस। अब हम केवीएल की इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ये यहाँ पे देख लें कि जिस तरह से हमने डेवलप की हैं, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं, और इसी तरह से हमने इसकी साइंस और इक्वेशंस को असाइन किया है, जो कि अभी सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया है। वंस दिस कंप्लीट प्रोसीजर इज ओवर, कि आपने हर मैश के अंदर जो है वो हर एलिमेंट्स के वोल्टेजेस की इक्वेशंस और उसके साइंस असाइन कर दिए हैं इसी मैनर में जिस तरह आपको बताया है। सो देन नाउ वी आर रेडी टू राइट केवीएल इक्वेशन फॉर these meshes. Now we will write KVL in both meshes respectively. So सबसे पहले हम अगर KVL अराउंड I1 मैश की बात करें, सो KVL अराउंड I1 मैश फर्स्ट मैश के अंदर अगर हम इसकी इक्वेशंस लिखें, सो नाउ अब हमें KVL की स्टेटमेंट कह रही है कि समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल 0। सो हम KVL की इक्वेशन जब लिखेंगे तो हमें तमाम वोल्टेजेस को सम करके बेसिकली लिखना है, एंड द समेशन विल बी इक्वल टू 0। अब समेशन के अंदर जरूरी है कि हमें बेसिकली पॉजिटिव वोल्टेजेस और नेगेटिव वोल्टेजेस जो सा वो देखने हैं कि कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव है। नेगेटिव वोल्टेजेस के साथ नेगेटिव साइन आएगा और पॉजिटिव वोल्टेजेस के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा, और इस तरह से हम सबको ऐड करके इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। बेसिकली अब आप जो सा वो I1 की डायरेक्शन के अंदर चलते जाएं और हर एलिमेंट्स के अंदर देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, सो दिस इज पॉजिटिव वोल्टेज। ओके, कन्वेंशन ही यही है हमारे पास। नेचुरली अगर फ्लो का डायरेक्शन ठीक है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज विल बी पॉजिटिव वोल्टेज। लेकिन अगर इसी का ही रिवर्स हो जाए, मींस कि अगर आपके पास जो सा वो नेगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो कर रहा है जो कि अगेंस्ट दी नेचर है, सो देन दैट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव वोल्टेज। ओके, वो नेगेटिव वोल्टेज होगा। लोअर से हायर की तरफ जो सा वो करंट फ्लो नहीं करता। अगर लोअर से हायर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो देन दैट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव वोल्टेज। ओके, इस कन्वेंशन को अब आप I1 के साइन के हिसाब से देखते चलेंगे। सबसे पहले अगर हम जो सा वो इस रेजिस्टेंस के जो सा वो वोल्टेज की बात करें, we can see that कि I1 is basically flowing from positive to negative. Positive से negative की तरफ जब current flow कर रहा है, this is positive voltage. 2I1 will be positive. Plus 2I1. इसी तरह से next हम चलेंगे तो I1 basically अब इसी direction में clockwise move कर रहा है, तो ये इस direction में move करेगा, that will be plus positive voltage है, positive to negative move कर रहा है, 3di1 by dt। इसी तरह से जब हम इस रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी I1 की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज ही है। दैट विल बी रिटन एज प्लस 4 इंटू I1 माइनस I2। एंड नेक्स्ट इसी तरह से जो कैपेसिटर है उसका भी वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज ही होगा, एंड दैट विल बी प्लस 1/5 इंटीग्रल I1 माइनस I2 इंटू dt। ओके, अच्छा, अब लास्ट जो I1 मैश के अंदर रह गया, दैट इज बेसिकली दिस वोल्टेज सोर्स। अब इसमें I1 की डायरेक्शन हम देखें तो I1 की यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो बेसिकली वही होगी जो कि हमने I1 की डायरेक्शन स्पेसिफाई की है। लेकिन हेयर यू कैन सी दैट कि I1 जो सा वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है फॉर दिस वोल्टेज सोर्स। इन दिस केस दिस बेसिकली द वोल्टेज सोर्स इज 8 cos 9t ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है दैट विल बी नेगेटिव वोल्टेज। ओके, वी विल राइट हेयर एज माइनस
8 cos 90, okay, and summation of all these is equal to 0. So ये KVL की इक्वेशन होगी अराउंड I1 mesh, okay. So the voltages with voltage current flowing from positive to negative are the positive voltages, and in which the elements in which current is flowing from lower potential to higher potential, their voltages will be negative, जो कि सिर्फ एक ही है हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के केस में, that is negative voltage. So अब आगे हम इन इक्वेशंस को रीअरेंज कर सकते हैं. सिमिलरली इसी तरह से हम जो सा वो I2 मैश के लिए भी इक्वेशंस को लिखेंगे. सो नेक्स्ट जब हम इस KVL की इक्वेशन को लिख रहे हैं, I1 की इक्वेशन को लिख लेंगे, तो देन बेसिकली हम उसको रीअरेंज इस तरह से करते हैं कि हम सारे जो है वो जो सोर्सेज के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, जो पावर डेसिपेटिंग या पैसिव एलिमेंट्स हैं, जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर ये सब आ जाते हैं. सो ये जो सा वो पैसिव एलिमेंट्स हैं, ओके. एंड इनको जो सा वो हम सर्किट इक्वेशन में एक तरफ रखेंगे और सोर्सेज को इक्वेशन में इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं. सो ये इक्वेशन थी कंप्लीट, और यहाँ पे ये सोर्स है 8 cos 90. सो सोर्स को हम जो सा वो नॉर्मली राइट साइड पर रखते हैं इक्वालिटी के, और बाकी एलिमेंट्स के वोल्टेजेस को हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं. सो जब ये -8 cos 90 जो सा इक्वालिटी पे दूसरी तरफ जाएगा, सो दिस विल बिकम बेसिकली plus cos 90. So this equation will be this written as this thing, okay. So ये equation जो सा वो I1 की बन जाएगी कि all these elements voltages summation is equal to source 8 cos 90. So शुरू में आप जो सा वो साइन बेसिकली सोर्स का उसी तरह से ही रखें जिस तरह मैंने अभी आपको कन्वेंशन में बताया है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आप इक्वेशन को रीअरेंज करें कि सोर्सेज को आप राइट साइड पे ले जाएं, तो तब उसका जो भी साइन बने, पॉजिटिव बने या नेगेटिव, लेकिन पहले आपने इक्वेशन जो लिखनी है वो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ठीक लिखनी है, जो कि मैंने ये पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज की कन्वेंशन आपको बताई है. सो देन यू विल रीराइट दिस इक्वेशन, rearrange this equation basically to take sources to the right and all the other voltages to the left of equality, okay. So this is the equation which we have written right now, okay. So ये I1 की complete equation है अभी जो हमने डेवलप की है. इसी तरह से हम KVL अराउंड I2 मैश की अब बात करें. सो I2 मैश के KVL के अप्लाई करते हुए भी आप वही कन्वेंशन रखेंगे कि जो वोल्टेजेस जो सा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेजेस आ रहे हैं, करंट अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव में फ्लो कर रहा है, सो दैट विल बी पॉजिटिव वोल्टेज, और अगर करंट जो सा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, तो दैट विल बी नेगेटिव वोल्टेज, ओके. सो इस कन्वेंशन को जेन में रखे चलेंगे और I2 की जो सा वो इक्वेशन लिखेंगे. सो I2 की इक्वेशन में अब जब हम बात कर रहे हैं, तो रिमेंबर कि ये जो शेयर्ड एलिमेंट थे, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इनकी इक्वेशंस हमने I1 के अकॉर्डिंग लिखी थी और इसके साइन भी हमने I1 के अकॉर्डिंग दिए थे. सो इनको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये जो हमने I1 के हिसाब से दे दिए यही दे दिए. अब ये जो कन्वेंशन हमने बात की है पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की, यहाँ पे इनका साइन ऑटोमेटिकली जो सा वो कवर अप हो जाएगा, ओके. सो आप इन्हीं कन्वेंशंस को जेन में रखते हुए जो सा वो इनकी सेकंड मैच की इक्वेशन लिखें. सो सबसे पहले अगर हम जो सा वो इस एलिमेंट की बात करते हैं, सो इसमें I2 जो करंट है वो बेसिकली क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये पॉजिटिव वोल्टेज होगा. सो दिस विल बिकम प्लस 6 di2 बाई dt. सो ये इसकी इक्वेशन बनेगी, ओके. इसी तरह से नेक्स्ट जो सा वो रेजिस्टेंस, और इसके अंदर भी I2 जो सा वो पॉजिटिव वोल्टेज होगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज. जब I2 फ्लो करेगा तो दैट विल बी पॉजिटिव वोल्टेज, सो दैट विल बी 7I2. नेक्स्ट अब जब हम बात करते हैं इस कैपेसिटर की, सो इस कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज है वो बेसिकली अगर I2 करंट को आप देखें, तो I2 जो सा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आता है तो ये लोअर टू अपवर्ड जो सा वो जाएगा. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली अब जो करंट I2 है वो इस कैपेसिटर के अंदर जो सा वो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, मींस कि ये नेगेटिव वोल्टेज के तौर पे ट्रीट होगा, ओके. सो ये आप देख सकते हैं कि जो करंट है बेसिकली वो
फ्रॉम माइनस साइन टू पॉजिटिव साइन जा रहा है I2 इसके अंदर, सो दिस वोल्टेज वैल्यू विल बी बेसिकली नॉन नेगेटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज होगा, सो दिस विल बी रिटन एज -1/5 इंटीग्रल I1 माइनस I2 dt। ओके, और इसी तरह से अब आगे हम फर्दर चलें तो ये जो बेसिकली रेजिस्टेंस है, जो शेयर रेजिस्टेंस है, इसके केस में भी ऐसे ही है, I2 की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो I2 जो सा वो यहाँ इसमें भी जो सा वो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव वोल्टेज के तौर पर ट्रीट होगा। सो सेम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और डायरेक्शन जो सा वो नेगेटिव, ओके, क्योंकि ये लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ इसमें जा रहा है। सो दिस विल बी -4I1 minus I2, okay, so this will be the KVL equation for I2 mesh, okay। so यहाँ पे आप माइनस साइन को जरूर जहन में रखें कि ये माइनस साइन अंदर हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट होना है, सो माइनस साइन यहाँ पे, लेकिन ये इंटरनल माइनस साइन इक्वेशन का है, ओके, 4I1 minus I2, so when you will open this equation, this minus sign will operate on both currents, okay, and summation of all these voltages is equal to 0। सो दैट्स हाउ हम I2 मैश की जो KVL की इक्वेशन है वो हमने लिख दी है। अब यहाँ पे ये जितने चार वोल्टेजेस हैं, इंडक्टर का, रेजिस्टेंस का, फिर कैपेसिटर है और एक और रेजिस्टेंस है, तो ये चारों वोल्टेजेस जो हैं वो पैसिव एलिमेंट्स के हैं, यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। सो दैट्स वाई इक्वालिटी के राइट साइड पे हम सोर्सेज की जगह पे ज़ीरो रखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी सोर्स नहीं है, और जबकि यही सारे इसमें वोल्टेजेस हैं जो कि लेफ्ट साइड पे लिखे जा रहे हैं। सो इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, तो इसको भी अब जब हम रीअरेंज करेंगे तो देन वी विल राइट दिस इक्वेशन एज this way। So these are the basically these two mesh equations which we have written so far for this circuit with mesh analysis or KVL or loop analysis। अब इन्हीं मैश इक्वेशंस से जब हम I1 और I2 की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, सो collecting all these I1 I2 terms individually will give us following simultaneous linear time invariant integral differential equations। सो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम इनको इसलिए कह रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस के अंदर I1 और I2 दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ओके। सो इस इक्वेशन में सेकंड में I1 और I2 भी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में I1 और I2 भी है। So that's why these both equations are simultaneous equations। linear equations linear time invariant हैं। linear equations इसलिए कि इसमें जितने भी variables हैं, इनके जितने भी coefficients को हम देखें, so these coefficients are constant linear जो हैं वो constants हैं, इसमें कहीं पे भी जो सा वो कोई नॉन लीनियर फंक्शन एज अ कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं है। टाइम इनवेरिएंट, सो इनके जितने भी कोफिशिएंट्स हम देख रहे हैं वेरिएबल के सारे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हैं, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इनमें कहीं भी टाइम इन्वॉल्व नहीं है। सो टाइम बेसिकली अगर चेंज भी होता है तो इनके ये कोफिशिएंट्स जो सा वो चेंज नहीं होते, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये टाइम के साथ इनवेरिएंट है, इनवेरिएबल टू टाइम है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस सिस्टम एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस, बिकॉज कि इन इक्वेशंस में हमारे पास इंटीग्रल्स भी इन्वॉल्व हैं और डेरिवेटिव्स भी साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हैं, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस। वी कैन सी integrals and derivative, similarly here integral and derivative, so these are the integral differential equations। सो ये अब हमारे पास जो सा वो I1 और I2 की टर्म्स को अलग करके इस तरह से साइमल्टेनियस लीनियर टाइम इनवेरिएंट इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी। एंड अगेन सोर्सेज हमने राइट साइड पे रखे हैं और बाकी I1 और I2 के फैक्टर्स को हमने लेफ्ट साइड पे रखा है। सो फर्स्ट इक्वेशन में हमने देख लिया ये कि I1 के अबाउट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन I2 मैश के अबाउट इक्वेशन थी। सो I1 के अबाउट इक्वेशन में हमने पहले I1 के सारे एलिमेंट्स को रखा, फिर I2 के सारे एलिमेंट्स, इसी तरह से I2 की इक्वेशन में भी सबसे पहले हमने I1 के एलिमेंट्स को रखा और उसके बाद I2 के एलिमेंट्स को रखा। सो नाउ दीज इक्वेशंस कैन बी लैप्लास ट्रांसफॉर्म अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस। सो इनका अब जो है वो हम जीरो इनिशियल कंडीशंस को अज्यूम करते हुए इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। So if we Laplace transform first equation, so this first equation will be 3 will be the constant,
एंड di1/dt का जो लप्लास हमारे पास आएगा, सो रिमेंबर डी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो s से रिप्रेजेंट होगा एंड i1 विल बी हेयर i1 ऑफ s। ओके, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल है तो कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट +6 is the constant and this will be I1 of S. Next voltage of the capacitor, so इसमें 1/5 is the constant. इंटीग्रल जो है ये बेसिकली इंटीग्रल का जो लप्लास है दैट विल बी 1/s एंड I1 बेसिकली यहाँ पे I1 of S हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट -4 I2 of S, नेक्स्ट -1/5 इंटीग्रल की वजह से जो सा वो 1/s आ गया इंटू I2 ऑफ S इज इक्वल टू 8 cos 90। सो cos 90 के लिए बेसिकली ये हम फार्मूला रख रहे हैं। सो बेसिकली cos ओमेगा टी अगर जनरल हम बात करें, सो लप्लास ऑफ cos ओमेगा टी इज बेसिकली इज इक्वल टू S/s² प्लस ओमेगा स्क्वेयर। So omega is 9 here. Okay, 8 was the constant, so 8 वैसे constant साथ आ जाएगा, so 8s over s square plus 9 square. Okay, so ये basically first equation का complete Laplace transformed equation है with zero initial conditions. So initial conditions हमने यहाँ पे देखा है कि जहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव्स का Laplace लिया है, वहाँ पे हमने इनिशियल कंडीशंस को जीरो कर दिया। ओके, सो ये यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जीरो है। तो इस तरह से ही हम जो सा वो सेकंड इक्वेशन का भी लप्लास ले लेंगे और सेकंड इक्वेशन का भी लप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद इक्वेशंस के फिर हमें रीअरेंज करना है इन एलिमेंट्स को कि I1 और I2 के फैक्टर्स को हम अलग अलग लिख लेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो I1 के ये 3 फैक्टर्स हैं, इसी तरह से I2 के ये 2 फैक्टर्स हैं, सॉरी दिस वाज I2। सो I2 के ये 2 फैक्टर्स हैं। ओके, और सोर्स जो सा वो राइट साइड पे है। सो इस तरह से हम जो सा वो रीअरेंज इक्वेशंस को कर लेंगे। I1 और I2 के फैक्टर्स को I1 को और I2 को कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह से हम रीअरेंज करके इन दोनों इक्वेशंस को दोनों इक्वेशंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस को लिख लेंगे, which will resultantly will give us these equations. Okay, सो इस तरह से हमने जो सा वो I1 और I2 के फैक्टर्स को अलग अलग कर लिए। सो दिस वाज इक्वेशन KVL इक्वेशन अराउंड I1 मैश, और इसी तरह से ये KVL की इक्वेशन थी अराउंड I2 मैश। सो KVL अराउंड I1 एंड KVL अराउंड I2। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I1 के करंट की जो हमने इक्वेशन लिखी थी, इसके इक्वेशन के अंदर जो I2 का जो भी इफेक्ट इसमें आ रहा है, सो बेसिकली I2 की इक्वेशन के अंदर वही I1 का इफेक्ट होगा। सो यू सी ये क्रॉस जो सा वो मैच कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट करंट I1 की इक्वेशन के अंदर I2 -4 -1/5 है, इसका फैक्टर जो सा वो इफेक्ट कर रहा था। सो इसी तरह से I2 की इक्वेशन में I1 का भी वही इफेक्ट होगा, -4 इंटू -5 ऑफ -1/5s। सो ये बेसिकली वो दो शेयर्ड एलिमेंट्स के जो सा वजह से आ रहा है। ओके, सो ये वो शेयरिंग वाले एलिमेंट्स से बीच में 4 का बेसिकली रेजिस्टेंस था, और ये जो सा वो 5 फेरेड का कैपेसिटर था। सो ये बेसिकली इक्वल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एक अल्टरनेटली एक दूसरे करंट्स को। ओके, सो जब आप इस तरह से इक्वेशन लिखें तो यू विल सी के बेसिकली जो सा वो करंट की इक्वेशंस के अंदर जो दूसरे करंट्स के जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली सेम आएंगे। ओके, और इस तरह से हम ये दोनों इक्वेशंस को लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस को रीअरेंज करके चेक कर सकते हैं। अब फर्दर जो सा वो अब हमें बेसिकली I1 या I2 आउटपुट वेरिएबल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो फॉर दैट पर्पस हमें इन दोनों इक्वेशंस को जो सा वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा थ्रू डिफरेंट मेथड्स। ओके, सो द कॉमन मेथड इसमें हम जो यूज करेंगे दैट विल बी दैट कुड वन मेथड वन ऑफ दैट मेथड कुड बी क्रैमर्स रूल।
सो इसके लिए मैं इन्हीं दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस को अब मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. सो आई वन, फर्स्ट इक्वेशन में आई वन के साथ जो फैक्टर है, दिस कंप्लीट फैक्टर इज बेसिकली Z11. इसको मैं Z11 कह देता हूँ. ओके, इसी तरह से आई टू के साथ जो फैक्टर है दैट इज Z12 एंड दिस सोर्स इज बेसिकली E1. फर्स्ट सोर्स आ गया EMF. इसी तरह से जब मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो I1 के साथ अब बेसिकली है Z21, और इसी तरह से ये जो फैक्टर है I2 के साथ, सो दिस इज Z22 एंड दिस जीरो इज बेसिकली E2. ओके, सेकंड वोल्टेज सोर्स है, EMF सोर्स है जो कि जीरो है. सो ये अब मैट्रिक्स फॉर्म मेरे पास जो सी है वो इन इक्वेशंस की बन गई है इस तरह से. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं Z11 इंटू आई वन प्लस Z12 I2 इज इक्वल टू E1. सो ये हमने फॉर्म जो सा वो इस इक्वेशन से यहाँ से हमने इसकी ये मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो बना दी है. तो इस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म में बेसिकली ये Z के सिंबल जो है वो इम्पीडेंस के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. सो V इज इक्वल टू आई आर आपने जिस तरह देखा है. सो वोल्टेज इज इक्वल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड बेसिकली इसमें रेजिस्टेंस आ रही होती है. सो ओवरऑल जब हम सारे एलिमेंट्स की रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज इम्पीडेंस. सो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बेसिकली V इज इक्वल टू आई जेड बन जाएगी. सो Z इज बेसिकली ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर कंबाइंड. ओके, सो ये इसलिए हम इसको Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Z11, Z12 और Z21 और Z22 जो हैं ये बेसिकली इम्पीडेंसेस क्या हैं जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखी हैं. ओके, एंड अगेन यहाँ पे देखें कि Z11, Z12 और Z21 जो सा वो आपस में सेम होंगी, जो कि दोनों मैशेस के लिए जो सा वो सेम आ रही थी. ओके, एंड E1 जो सा वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज है और E2 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि सिर्फ I2 मैश को ड्राइव कर रहा है, और E1 जो सा वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि I1 मैश को ड्राइव कर रहा है. सो दैट्स हाउ मतलब हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से इन्हीं लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस को लिखेंगे. And the solution of these output variables of these equations can be computing using Cramer's rule. Okay, for example अगर हम सिर्फ I2 को find out करते हैं, so I2 में Cramer's rule basically क्या है, it is a fraction, proper fraction है ये, basically एक rational function of s होगा. So rational function में क्या आ रहा है कि denominator में हमारे पास जो है वो basically determinant of this impedance matrix है, Z11, Z12, Z21, Z22. सो डिटर्मिनेंट ऑफ द इम्पीडेंस मैट्रिक्स जो सा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में जो सा वो जो भी वेरिएबल हमने फाइंड आउट करना है उस वेरिएबल का जो कॉलम है वो बेसिकली सोर्सेज के कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा. सो फर्स्ट कॉलम वाज I1 कॉलम, I1 ऑफ एस कॉलम था, एंड सेकंड जो सा वो हमारे पास I2 ऑफ एस कॉलम था. So here we want to find out I2. So I2 जब फाइंड आउट करना है तो I2 के फैक्टर में हमने देखा कि हमने I2 के इम्पिडेंस फैक्टर्स में हमने सोर्सेज के कॉलम को जो सा वो रिप्लेस कर दिया, I2 के कॉलम को रिप्लेस करके सोर्सेज के कॉलम्स को रख दिया, और इस तरह से इसका जो सा वो, और फर्स्ट जो I1 का है वो बेसिकली वही कॉलम रहेगा. सो इस तरह से इसका जो सा वो बेसिकली जो है वो डिटर्मिनेंट ले लिया जाए. तो इस पूरे डिटर्मिनेंट को जब बेसिकली हम डिनोमिनेटर में इम्पीडेंस के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, सो देन इन रिजल्टेंट वी विल गेट Laplace transformed equation of second current I2. So this will be the final equation, the resultant equation of I2. Similarly अगर हमें I1 करंट फाइंड आउट करना होता तो जब हम Z11 Z21 की जगह जो सा वो E1 E2 को रिप्लेस कर देते हैं. ओके, फॉर I1, और यहाँ पे जो सा वो बेसिकली यही Z12 और Z22 आ जाना था. ओके, so that's how we will apply Cramer's rule to find out the final resultant equation of I1 or I2 currents. So this is the example problem for mesh analysis, और सेम इसी तरह से आप इसके अंदर जो सा वो इसकी mesh equations को निकालेंगे I1 और I2 की फॉर्म में, और फाइनली आप जो सा वो I2 की भी इक्वेशन जो सा वो निकाल सकते हैं. सो सेम द प्रोसीजर वाज अगेन
जैसा हमने शुरू में किया कि I1 और I2 यहाँ पे आपको करंट की डायरेक्शंस दोनों मैशेस में दी हुई हैं, तो आप I1 को लेट से लेके चलें तो इसके हिसाब से आप एलिमेंट्स के साइंस असाइन कर दें और फिर इन एलिमेंट्स के इक्वेशंस वोल्टेजेस की जो सा वो इक्वेशंस लिख लें एंड देन प्रीवियसली जिस तरह हमने एग्जांपल किया सेम उसी तरह से आप इस एग्जांपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये इसकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो सा वो फाइंड आउट कर सकते हैं लैप्लास डोमेन और इसी तरह से फर्दर I2 और I1 की इक्वेशन भी आप यूजिंग क्रैमर्स रूल इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं।